नमस्ते बच्चों। कृतिका का अध्याय नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी, पृष्ठ संख्या 27। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ लिया था लेखिका मणि और उसके साथी जो थे कटाव पहुंच जाते हैं और सब घुटनों तक की बर्फ़ में एंजॉय कर रहे हैं और लोग कैमरोज़ को में अपनी उस मेमोरी को कैद करने में लगे हुए हैं। इसके बाद लेखिका ने स्वयं के बारे में बताया है कि क्या कहना चाह रही है कि उसने कैसा अनुभव किया कटाव में जाकर। लेखिका कहती है, मेरे पाँव झनझन करने लगे, मन वृंदावन हो गया। वृंदावन मतलब मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया, भीतर जैसे देवता जाग गई। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देख सकूं। लेकिन लेखिका कहती है, मेरे पास ना बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो किराए पर ले लूँ। लेकिन कटाओ, युमथांग और झांगू लेक दो स्थानों के नाम है, टूरिस्ट स्पॉट हैं ये दोनों भी। कि जो कटाओ जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, इसलिए वहाँ किराए पर देने के लिए जूते वाली कोई दुकानें नहीं थी। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या कोई एक दुकान भी नहीं थी, जिसके कारण वो जूते नहीं खरीद सकी और ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई थी। दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय लेखिका कहती है, मैं एक स्थान पर बैठकर सारे परिदृश्य को, कि वहाँ के जितना भी वातावरण था, दृश्य थे, प्राकृतिक वातावरण, उसे अपने मन की आँखों में मैं कैद करने लगी, ताकि महानगर की रहने वाली है कि डार्क रूम में मैं इसे फिर देख सकूं। यानी जब मैं इस प्राकृतिक वातावरण से दूर हूँ तो मैं उसे अपनी मेमोरी में ताज़ा कर सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। ईश्वर के साथ की बात की जा रही है। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की। लेखिका कहती है, तभी मुझे लगता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे इस हिमालय पर्वत पर आकर क्यों तपस्या करते थे। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र भी यहीं पाया। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि इसे देख ले तो कुछ क्षणों के लिए करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका ने कहा है कि इस वातावरण में बुरे से बुरा व्यक्ति भी एक पल के लिए अपनी बुरी बातें छोड़ देता है। और तभी दिमाग में कोंधा की मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक शैतान उसे उठाकर ले गया था और दूसरों का आमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है जब वो किसको देखता है, ईव को देखता है। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने मिल्टन की यह कविता पढ़ी है? इंग्लिश कवि रहे हैं, पोएट रहे हैं, उनकी कविता है। पर मणि उस समय किसी दूसरे सवाल से जूझ रही थी। मणि भी अपनी उसमें ख्वाबों में खोई हुई थी, वो भी दार्शनिक बनी हुई थी, वो ये देख रही थी। बच्चों, एक प्रश्न और आ गया इसमें। ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, मणि बता रही है प्रकृति ने किस तरह से नायाब ढंग से सारा इंतजाम किया है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मी आती है यही बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघलकर नदियों के रूप में हमारे सूखे कंठों पर तरावट पहुंचाता है। यानी नहरों और नदियों के रूप में हम तक ये पानी पहुंचता है और बाकी बचा हुआ पानी बच्चों कहाँ पहुंच जाता है? वापस समुद्र में। कितनी अद्भुत व्यवस्था की है इस जल संचय की। तो लेखिका ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि अगर ये पर्वत नहीं होते, उन पर बर्फ़ नहीं जमी होती, तो क्या होता? जब वर्षा होती तो सारा जगह जलमग्न हो जाता और जब हमें पानी की और सारा पानी जो है कहाँ चला जाता? वेस्ट हो जाता, समुद्रों में चला जाता। तो हमें जब आवश्यकता होती तो वो पानी नहीं पहुँच सकता। तो ईश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया है, माँ के समान हमारा पालन पोषण किया है, तो उसको लगा कि मैं इन प्राणियों को पृथ्वी पर भेज रहा हूँ तो इनको जल की भी आवश्यकता होगी। जब इनके पास जल नहीं होगा, मैं नहीं दे सकूँगा, तो ये कैसे करेंगे? वाटर साइकिल की बात की जा रही है। जल संचय ये हिंदी में भाषिक में कहा गया है, लेकिन हम साइंस में कुछ और तरीके से पढ़ते हैं। बात केवल एक ही है। मणि ने अभिभूत होकर माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। कहते हैं हम पर ऋण है, हमारे पर कितना दया करती हैं ये नदियाँ, ये पर्वत। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते हुए उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी परत भी मुझ पर छा गई। क्या याद आ जाता है लेखिका को? उड़ते बादलों की तरह वो पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ी ने याद आ जाती है कि वो देखो कितनी मेहनत करती है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा सफ़र और आगे बढ़ा।
कटाव से और ऊपर, अभी तो बस स्टैंड पर पहुँचे हैं और आगे थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो वहाँ वो फौजी छावनियाँ देखती हैं। ध्यान आया कि अरे ये तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फ़ौजी से मैंने पूछ लिया, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, यानी उस समय अप्रैल का महीना था, वहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 0 डिग्री पे ही जब सब कुछ जम जाता है। और दिसंबर में जब हमारे यहाँ तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस भी होता है, तो हम कितना कम कपाते हैं, वहाँ तो -15 डिग्री सेल्सियस पर ये फ़ौजी क्या करते हैं, हम लोग चैन की नींद सो सके इसलिए वो वहाँ पर पहरा देते हैं। तो वो एक उदास हंसी हंस के कहते हैं आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो वो तो जीप से चलती चलती जीप से उसने पूछा था, तो फिर मिलेंगे, इतना कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए हमें कभी ध्यान ही नहीं आता कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने, बैसाखी अप्रैल की बात कर रही हूँ मैं, के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। जब वो सिक्किम की कटाव में थी उसकी बात की जा रही है। हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, पोष और माघ का मतलब होता है दिसंबर और जनवरी का महीना में, जबकि वहाँ पर कटाव की बात की जा रही है, हिमालय पर्वत की बात की जा रही है कि पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, फिर भी वो हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और जिन सकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण काँप रहे हैं, उन रास्तों को बनाने के लिए ये कितनी मेहनत करते हैं और अपना जो जीवन लेकर आते हैं, जीवन से पहले ही मियाद होता है, समय सीमा से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। मिस हैपनिंग हो जाती है उनके साथ। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज परख यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने लगा। बहरहाल कहते हैं, खैर चलो जाने दो। अब हम लायूंग वापस लौटकर फिर यूमथांग के लिए जाने लगे। बच्चों, लायूंग से वो गए थे, उन्होंने यूमथांग जाना था, यूमथांग ना जाकर वो आज कटाव आ गए थे। अब कटाव से वापस नीचे उतरेंगे, लायूंग आएगा, लायूंग से थोड़ा रास्ता टर्न करके वो यूमथांग की ओर चले जाते हैं। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया, नेपाली व्यक्ति है और यहाँ सिक्किम में अभी कुछ समय पहले ही आया है। अब लेखिका पहुँच जाती है कहाँ पर बच्चों, यूमथांग में पहुँच जाती है। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। वहाँ पर ढेरों प्रियोता और रोडेंड्रो के फूल तो थे। जितेन बताने लगा, मैडम बस 10-15 दिन के बाद ये पूरी घाटी फूलों की सेज के समान न हो जाएगी, यानी और अधिक फूल खिल उठेंगे। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, नीचे उतरेंगे तो रास्ते चौड़े होते चले जाएंगे, ऊपर चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो रास्ते संकरे होते चले जा रहे। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। पहाड़ों पर जाएंगे तो बंदर तो दिखाई दे ही जाते हैं। बहरहाल का मतलब है, बार बार कह रही है खैर, यानी छोटे छोटे वाक्यों में वो जानकारी दे रही है कि वहाँ हमने क्या क्या देखा। घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़, बादल की आँख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हुई हमारी जीप यूमथांग पहुँच गई। कहती है, हम यूमथांग जब पहुँच गए हम निराश हो गए। क्यों? जब हम अधिक सुंदरता देख कर आएंगे और कम सुंदरता वाले स्थान पर आएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और यूमथांग में तो बर्फ़ थी ही नहीं। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग हमें फीका सा लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से ज़्यादा रोमांचक क्या होता है, मंजिल का सफ़र होता है। मंजिल आ गई, यूमथांग के लिए आए थे, अब तो उन्होंने वापस ही जाना था। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। यानी देश के प्रति समर्पण की भावना। हम ही कह देते हैं नहीं हम हरियाणवी हैं, हम पंजाबी हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं सिक्किमी नहीं हूँ, मैं तो एक भारतीय स्त्री हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश हैं। जब ये 7 सिस्टर 7 राज्यों को मिलाया गया था तब भारतीय लोगों ने एक बार उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था और उन लोगों को भी एक बार के लिए अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए सरकार ने प्रयत्न किए और जिस कारण से वो मिलकर प्रसन्न हुए। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा राज्य था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं सिक्किम कभी भारत में था ही नहीं। अब आगे चल रहे हैं, जीप में बैठने को हुए तो एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया, यानी जीप के आगे से निकल गया।
तो मणि ने एक नई बात बताई कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो लेखिका को हैरानी होती है, अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। तो कहते हैं क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी और कामना का ज्वार भाटा जगाती है? तो कहते हैं जिस तरह से चांदनी रात में समुद्र में उफान आता है, तो क्या उसी तरह से इन पर भी चांदनी रात का असर होता है, यानी प्राकृतिक वातावरण का भी इन प्राकृतिक चीज़ों पर भी असर होता है। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ दे रहा था, गाइड था। फिर एक जगह और बताता है बच्चों, एक नई जानकारी आ गई है वहाँ की। मैम यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली, जब गुरु नानक आए होंगे किसी समय, तो उनकी थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। तो कहते हैं तभी से मान्यता है कि जहाँ जहाँ ये चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। इट मीन्स योमथांग में चावल की खेती की जाती है। 3-4 किलोमीटर और आगे चले तो फिर जितेन नार्गे ने एक और बात बताई, मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवता योमथांग से चलने की बात की जा रही है कि यहाँ देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता है। बच्चों, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ का पत्थर तोड़कर ही मंदिरों में सजाया जाता है, तो वो तो पूरा का पूरा पहाड़ है, तो वही देवी देवताओं के समान मानते हैं, यानी वो वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, हम पहाड़, नदी, झरने, हम तो इनकी पूजा करते हैं। इनको गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। चाहे आध्यात्मिक कह लो, चाहे वैज्ञानिक कारण मान लो, दोनों ही कारण सही है। तभी लेखिका कहती है तभी गैंगटॉक कितना सुंदर है। तब जितेन नार्गे एक बात और बताता है, मैडम ये गैंगटॉक नहीं, इसे गंतोक कहिए, और गंतोक का असली नाम है पहाड़। गैंगटॉक यानी पहाड़ी क्षेत्र, और सिक्किम की जो राजधानी है उसका वास्तविक नाम गंतोक है, और गंतोक का अभिप्राय होता है बच्चों पहाड़। मैं उससे कुछ पूछती तो वह फिर से चालू हो गया। उसने जीप चालू नहीं की, यानी उसने बोलना शुरू कर दिया, मुझे जानकारी देने लगा। मैडम यूमथांग भी पहले की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। बच्चों, एक और नई जानकारी दी जा रही है। यह जो सिक्किम जब भारत में मिला, उसके भी बहुत वर्षों के पश्चात भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता, कहते हैं वहाँ का जो एक कप्तान था शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ फौजी छावनियों को रखकर क्या होगा, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट भी बना देना चाहिए, आर्थिक लाभ भी हो जाएगा, लोगों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वो कहता है देखो मैडम, अभी भी रास्ते बन रहे हैं, तब से यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया और नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। तो लेखिका कहती है हाँ, मैंने भी देखा कि रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। कहते हैं सुंदरता का कहीं कोई अंत नहीं होता, और मुख्य रूप से प्राकृतिक सुंदरता का कहीं कोई अंत नहीं होता। मैं मन ही मन कहती हूँ, और जीप आगे बढ़ने लगती है और वो वापस अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं। बच्चों, मैं आपको लास्ट में कुछ पॉइंट्स फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। कटाव जाते हैं, कटाव जब जाते हैं तो वहाँ पर वो बर्फ़ देखते हैं, उन्होंने वहाँ पर नहीं जाना होता। कटाव से लौटते समय वो यूमथांग आते हैं, बंदर देखते हैं, और उनके साथ साथ पहाड़ी कबूतर देखते हैं, और एक कुत्ता जो है रास्ता, जंगली कुत्ता, पहाड़ी कुत्ता रास्ता काट जाता है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि ये केवल पूर्णिमा की रात को ही भोगते हैं। उसके बाद लेखिका ने जानकारी दी है कि इस स्थान पर चावल की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक की थाली से कुछ चावल नीचे गिर गए थे। इसके पश्चात एक और जानकारी है कि गैंगटॉक का वास्तविक नाम गंतोक है, और गंतोक का अभिप्राय होता है पहाड़। और यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का आइडिया किसने दिया था? भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने दिया था। और इसके पश्चात जब फौजी छावनियाँ हैं, फौजी छावनियों के बारे में बताया है कि जब पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है और -15 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वहाँ वो सैनिक भी हम लोगों के लिए वहाँ पर क्या देते हैं? पहरा देते हैं। इसके पश्चात जल संचय की व्यवस्था की बात की जा रही है कि पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, जब गर्मी पड़ती है ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघलकर, बर्फ़ कह लो या ग्लेशियर कह लो, धीरे धीरे पिघलकर नदी और झरनों के रूप में हम तक पहुँचते हैं और हमारी प्यास को बुझाते हैं। बच्चों, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर लिखने आरंभ करिएगा। इसके अंदर से MCQ
फाइनल एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, फाइनल एग्ज़ाम में MCQ नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।